यहाँ पे बुलाना चाहूंगा हमारे नेशनल मेंटोर मिस्टर प्रमोद सुगरे साहब को। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। थैंक यू प्रशांत सर। सर आवाज क्लियर है? यस सर। सभी स्टार अनुभव नेटसेप के जितने लीडर्स हैं, इनका इस स्पेशल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सीरीज में मैं स्वागत करता हूं। अभी ऑलमोस्ट 1000 होने को आया, तो बाकी लोग यूट्यूब लाइव पे भी ये देख सकते हैं, जैसे प्रशांत सर ने बोला था। अभी हमने पहला दिन जो था, उस दिन सचिन कुलकर्णी ने आरंभ किया था और उन्होंने ये आपको बताया था कि अगर हम ये सीरीज ले रहे हैं तो इसको हमको इसमें से क्या सीखना चाहिए और हम आगे इसमें से कैसे बढ़ सकते हैं। और कल जो हमने एक छोटा टॉपिक लिया था वो था स्वराज्य, ओपनिंग था ये एक्चुअली। अभी स्वराज्य मतलब क्या था, तो एक छत्रपति शिवाजी महाराज का एक विचार था, अपने कॉमन लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए खुद का राज्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 450 साल से ज्यादा साल अलग अलग बाहर के आक्रमणकर्ता आए और उन्होंने यहाँ पे राज किया था, और वो सिर्फ कुछ ही लोगों का फायदा देख रहे थे, लेकिन आम जनता जो थी वो त्रस्त थी। और 450 साल मतलब हमने कल भी देखा था, एक जनरेशन अगर 25 साल की हम पकड़ते हैं तो 16-18 जनरेशन तक ये चलता रहा। लेकिन एक युग पुरुष ने एक लोगों के मन में एक विचार डाला कि हमारा स्वराज्य बन सकता है, और फिर हमने ये भी देखा कि 1818 तक ये स्वराज्य का साम्राज्य कैसे हुआ। उसके साथ मैंने आपके साथ ये भी बात शेयर की थी कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री से क्या लेना चाहिए। मेरा जो एंगल है, मैंने कल भी क्लियर किया था, आज भी वापस करता हूँ। हिस्ट्री से हमको 2 चीजें लेनी चाहिए। पहला इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा, और सेकंड हमको सीखना चाहिए कि उन लोगों ने, जो भी सक्सेसफुल लोग हो गए, उन लोगों ने उस सिचुएशन में कैसे किया था। हम भी उनसे प्रेरणा लेके, इंस्पिरेशन लेके आज के करंट मॉडर्न युग में अपना जो भी बिजनेस चल रहा है उसको हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं। तो मैंने जो भी चरित्र पढ़ा या किताबें पढ़ी, तो उसमें मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र और नेटसेप का काम करने का तरीका, इसमें बहुत सिमिलरिटी दिखाई दी। तो इसलिए हमने ये सीरीज बनाई है। तो पहला जो हमने देखा था, कल का टॉपिक था स्वराज्य, एक प्रामाणिक विचार, सचमुच कॉमन लोगों के लिए, सर्वसामान्य लोगों के लिए अपना खुद का एक स्वराज्य। अभी देखो, ये विचार इतना अच्छा था, इसलिए वो 150 साल तक राज कर पाए। वही जब मैं नेटसेप को इसमें देखता हूं, तो हमारे देश में 2000-2001 के आसपास बहुत बाहर की भी कंपनियां आई थी, या इधर के भी लोगों ने कंपनियां स्टार्ट की थी, लेकिन किसी के पास ये विजन नहीं था। सब लोग बोलते थे, आओ अपने लोगों को डालो नीचे और पैसा कमाओ, मतलब सब शॉर्ट टर्म सोच रहे थे। लेकिन 24 साल के यंग सुजीत जैन सर, जिन्होंने एक नया विचार ये इंडस्ट्री में लाया और कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम है नेटसेप, और उनका विचार था या विजन थी, यही बिजनेस करे आपका हमारा नेक्स्ट जनरेशन। अभी देखो, ये अभी हम बार बार बोलते हैं यही बिजनेस करे आपका हमारा नेक्स्ट जनरेशन, लेकिन 2001 में ऐसा विचार लेके आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और वो विजन लेके जो नेटसेप ने अपना कार्यक्रम चालू किया है, आज निरंतर 21 साल से ग्रोथ के साथ नेटसेप आगे जा रहा है, क्योंकि विजन क्लियर है, हमको ये बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाना है। अभी वही जो लोगों ने अडॉप्ट किया, जो लोग अपना बिजनेस समझ के, मेरा ये टीम है, मेरा नेटवर्क है और ये मेरा बिजनेस है, इसको भी मुझे अगले जनरेशन तक लेके जाना है, वो सभी लोग आज की तारीख में मेंटर है। मतलब विजन है, विजन के साथ गोल्स है। अभी कल के एंड में सचिन कुलकर्णी ने आपको बताया था, आपका भी विजन क्लियर चाहिए और आपके पास भी गोल होने चाहिए। तो मुझे ये 100% भरोसा है कि आपने कल रात को बैठ के अपना अपना विजन क्लियर किया रहेगा और अपने गोल भी फाइनल किए रहेंगे। तो आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। तो जैसे अभी प्रशांत सर ने ओपनिंग में बोला, विदाउट मावड़े या विदाउट मावड़ा ये स्वराज्य पॉसिबल नहीं था। तो हम आज थोड़ा वो टॉपिक देखेंगे जिसको अपनी अगर भाषा में हमको समझना है, तो इसको आप पहले लिख के रखिए, सिलेक्शन ऑफ पीपल हम बोल सकते हैं कि किन लोगों को साथ में लेके आगे जाना चाहिए। तो हम थोड़ा देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ शुरुआत में कौन से लोग आए, फिर मैंने उसका कनेक्शन नेटसेप में भी लगाया कि नेटसेप के साथ किस टाइप के लोग आए, फिर जो मेंटर बना उसने ऐसे किन लोगों के ऊपर फोकस किया, इस वजह से वो मेंटर बना है,
और एंड में सचिन कुलकर्णी आपको वापस ये समझाएंगे कि आपके टीम में सिलेक्शन होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए। टीम तो बहुत लोग ज्वाइन होते हैं, लेकिन उसमें से ऐसे किन लोगों के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए ताकि हमारा भी स्वराज्य बने। स्वराज्य मतलब अभी हमको राज नहीं बनाना है, आर्थिक स्वराज्य बने, ताकि जो नेटसप हमको मैक्सिमम पे आउट देता है वो मिले, जो अचीवमेंट्स है वो होनी चाहिए, और आपका भी एक स्वराज्य बनना चाहिए, एक बिजनेस एम्पायर खड़ा होना चाहिए। तो इसलिए आज का टॉपिक जो है वो है मावड़ा, और इसकी शुरुआत हम पीपीटी के साथ ही करने वाले। तो शुरुआत करते हैं कि ये जो शुरुआत में जब 1645 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने शपथ ली कि हम स्वराज्य करेंगे, तो उनके साथ जो लोग जुड़े वो कौन थे और किन लोगों ने उनको विरोध किया। क्योंकि उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज भी एक छोटे जागीरदार थे, और उनके जैसे या उनसे भी कुछ बड़े जागीरदार पूरे महाराष्ट्र में थे। लेकिन वो लोग क्या करते थे, आदिल शाह, निजाम शाह या मुगल के पास सर्विस करते थे, नौकरी करते थे। लेकिन उन्होंने जब देखा कि ये 15 साल का लड़का ही बोल सकते उस समय, और इसने कुछ ये चालू किया है स्वराज्य वगैरह, उनको लगा ये बच्चों का खेल है। और इन लोगों ने सभी बड़े बड़े सरदार या बड़े बड़े जागीरदार जो थे, इन्होंने सपोर्ट तो किया नहीं, उल्टा विरोध किया। मतलब इनिशियल स्टेज में जो छत्रपति शिवाजी महाराज का विचार था कि स्वराज्य करेंगे, तो उनके पास जो लोग आए वो कैसे आए, किस टाइप के लोग थे। मतलब ये अगर लोगों का हम बैकग्राउंड देखते हैं, इनका क्या कैसे लोग थे, तो अगर हम देखते तो ये प्रोफेशन क्या था इन लोगों का जो शुरुआत में लोग आए थे। तो ये या किसान थे या छोटे बड़े सैनिक थे, या कुछ शाहजी महाराज के साथ, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी के साथ भी काम करते थे। मतलब ऐसे लोग थे जो बहुत बड़े सरदार या जागीरदार नहीं थे। लेकिन दूसरी चीज ये थी कि उनका बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा नहीं था। मतलब जैसे कि बड़े खानदान से आए, बड़े फैमिली से आए, नॉर्मल से लोग थे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी था कि या क्या ये शिवाजी महाराज के रिलेटिव थे, भाई का लड़का, बहन का लड़का, भांजा है, भतीजा है, भाई है, बीबी का भाई है, ऐसे कुछ नहीं था। ये सभी लोग नॉर्मल और कॉमन लोग थे। लेकिन फिर इनको एज अ मावड़ा, एज ए इनिशियल लोग ये शिवाजी महाराज के साथ क्यों जुड़े, ऐसा अगर हम देखते हैं तो मेरा स्टडी ये बोलता है कि ये सभी लोगों के पास भी सेम विजन था जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास था। लेकिन उनको शायद ओपनिंग नहीं मिल रहा था, कैसे करे ये पता नहीं था। लेकिन जब शिवाजी महाराज ने बोला कि स्वराज्य करेंगे, स्वराज्य करेंगे, मतलब तो ये ऐसे लोग थे जिनको खुद को भी लगता था यस, ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा है इसकी जगह पे हमारा खुद का एक स्वराज्य होना चाहिए। ये ऐसे ही लोग शुरुआत में शिवाजी महाराज के साथ जुड़े। दूसरी अगर चीज देखते तो इनमें सब में जबरदस्त पोटेंशियल था, लेकिन शायद प्लेटफॉर्म नहीं था या उनको अवसर नहीं मिला था। लेकिन पोटेंशियल था जो शिवाजी महाराज को समझ में आया कि इनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मेरी विजन के साथ ये लोग मैच करते। एक और चीज अगर देखते तो ये बहुत पैशनेट थे। जब आप ये हिस्ट्री पढ़ते तो आपको समझ में आएगा इन्होंने स्वराज्य के लिए खुद की जान दे दी, इतना पैशनेट ये लोग थे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कि ये लोग लॉयल थे। कितने लॉयल थे, तो इनको भी बहुत ज्यादा अमित शाह रहेंगे कि आप यहाँ आ जाओ तो आपको ये देंगे, ये सरदार की मिलेगी, ये जागीरी मिलेगी। लेकिन उन्होंने जो विजन रखी थी ये सभी मावड़ों ने कि हमारा स्वराज्य बनाना ये विजन है, हम में पोटेंशियल है, हम खुद करेंगे। और पैशनेट भी थे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था वो ये सभी लोग लॉयल थे। तो ऐसे बहुत सारे मावड़े साथ में आए, और इनिशियल स्टेज पे जो आश्चर्य कर देने वाले कारनामे इन्होंने किए। मतलब बड़े बड़े मुगल या आदिल शाह या निजाम शाह के सरदारों को इन्होंने हार हार दिलाई या धूल चटाई, और वो भी बहुत कम लोगों के साथ। उनकी संख्या ज्यादा थी, उनके पास हथियार ज्यादा थे, उनके पास बहुत कुछ था, इनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन ये 4 पॉइंट होने की वजह से वो भिड़ गए और उन्होंने उनको परास्त कर दिया। ऐसे बहुत मामले थे। लेकिन मैं कुछ एक 8 ऐसे लोगों को थोड़ा सा आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगा। बहुत सारे लोग इनको पहचानते हैं, कुछ लोग शायद जो महाराष्ट्र के बाहर से रहेंगे उनके लिए शायद ये नाम नए भी रहेंगे। लेकिन हर एक के लाइफ में स्वराज्य के लिए उसने क्या किया, वो एक छोटी सी स्टोरी, बहुत बड़ी स्टोरी बन सकती है, लेकिन स्टोरी टेलिंग ये हमारा आज का प्रोग्राम है नहीं। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे अगर लोग हैं विजन वाले, पोटेंशियल, पैशनेट और लॉयल, तो स्वराज्य कैसे बनता है। तो अगर कुछ लोगों को मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो सबसे पहले आते हैं
सरनौबत नेताजी पालकर। ये जो नेताजी पालकर थे ना, इनको प्रति शिवाजी बोला जाता था। मतलब जैसे शिवाजी महाराज का एक औरा था, वैसा ही नेताजी पालकर का था, और वो पहले सर सेनापति थे। जब अफजल खान के साथ महाराज का जो हुआ था, भेंट हुई थी, और वहां पे जो अफजल खान के साथ उन्होंने किया था, मतलब उसका वध हुआ था, तो ये मतलब ये फिक्स नहीं था कि यही होने वाला है, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि अफजल खान बहुत बड़ा सरदार था। लेकिन इनका स्ट्रैटेजी और ये क्लियर था। और नेताजी पालकर ने क्या किया था, उनकी पूरी फौज, वो महाबलेश्वर का जो एरिया है, वाई परगना बोलते उसको, वो पूरा जंगल एरिया, वह पेड़ पे ही इनके सब सैनिक थे। तो इन्होंने किया क्या था, जैसे ही ऊपर से प्रतापगढ़ से तोपों की आवाज आई कि ये मुलाकात खत्म हुई है, उन्होंने जो मतलब कत्लेआम किया था, क्योंकि वो अफजल खान की फौज को समझा ही नहीं कि यहाँ से आ रहे, क्योंकि ये पेड़ पे छुपे हुए थे। और जितना अफजल खान बीजापुर से वाई तक आते आते पूरा महाराष्ट्र लूट के लेके आया था। मतलब उसमें जड़ जवाहर थे, पैसा था, सोना था, और बहुत कुछ, हाथी घोड़े ऊंट, ये सब था। ये सब उन्होंने स्वराज्य में नेताजी पालकर लेके आए थे। तो ऐसे एक पराक्रमी सर सेनापति पहले थे। दूसरा अगर मैं नाम लेता हूँ प्रतापराव गुजर, तो ये भी सर सेनापति थे। और आदिल शाह का एक बड़ा सरदार था बहलोल खान, उसके साथ इनकी मुठभेड़ हुई थी, और उन्होंने बहलोल खान को हराया था। वो शरण भी आया था, लेकिन प्रतापराव गुजर जी से एक भूल हो गई। उन्होंने विदाउट महाराज या प्रधानमंडल को पूछे बगैर उसके साथ सुलह कर ली और उसको छोड़ दिया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको बहुत जबरदस्त ऐसा पत्र लिखा है, वो इतिहास में है अभी भी, कि किसको पूछ के इसको छोड़ दिया, आपको ये नहीं करना था। जब तक उसको खत्म नहीं करोगे तब तक हमें रायगढ़ पे आके मुंह नहीं दिखाओगे आप। तो ये समझने के बाद प्रतापराव गुजर मात्र 7 मावड़ों के साथ, मतलब ये एक और बाकी बचे हुए 6, ऐसे 7 लोग 10,000 की फौज को जाके भिड़ गए थे। वहां पे उन्होंने उनके बहुत सारे सैनिकों को खत्म किया, लेकिन ये 7 लोग वहां पे शहीद हो गए। इसके ऊपर महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े कवि है, कवि कुसुमाग्रज, उन्होंने अजरामर कविता भी लिखी है, वेड़ा तो मराठे वीर दौड़ले 7। मतलब ये 7 लोग एक पैशन के साथ वो 10,000 की फौज के साथ भिड़ गए थे। उसके बाद अगर मैं नाम लूं तो तानाजी मालुसरे, शायद महाराष्ट्र के बाहर भी सभी लोग इनको पहचानते, बिकॉज अभी अभी मूवी आया था। ये तानाजी मालुसरे जो एक गढ़ है यहाँ पे, जिसको अभी बोलते, पुणे से बहुत नजदीक है, सिंहगढ़ बोलते हैं, पहले उसका नाम कोंडाना हुआ करता था। और ये गढ़ बहुत इंपॉर्टेंट था स्वराज्य के लिए, और वो लेना था। लेकिन वहां पे बहुत स्ट्रांग किलेदार था जिसका नाम था उदयभान, और ये किला लेना चाहिए ऐसे जब शिवाजी महाराज का प्लानिंग चल रहा था, उसी टाइम पे तानाजी मालुसरे अपने लड़के का, राय बाय का शादी का इनविटेशन देने आए थे। लेकिन जब उनको पता चला कि ऐसा ऐसा चल रहा है, कोंडाना लेना है, उन्होंने बोला आधी लगीन कोंडाण्याचं मग रायबाचं, मतलब पहला मैं कोंडाने पे जाऊंगा, मैं करूंगा ये लड़ाई, उसके बाद रायबा का शादी होगा। हम सबको ये स्टोरी पता है कि तानाजी मालुसरे उनके मावड़ों के साथ सीढ़ियां लगा के रात के टाइम पे ऊपर गए, बहुत बड़े युद्ध हुआ, गढ़ तो आया लेकिन सिंह चला गया, इसलिए वो गढ़ का नाम भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाद में सिंहगढ़ रखा। मतलब ये बलिदान देते हुए ये स्वराज्य बना है, इतने पैशनेट और पोटेंशियल वाले लोग थे। अगर अगला मैं नाम लूं येसाजी कंक, इनकी स्टोरी भी बहुत ही अफलातून है। जब महाराज राज्याभिषेक के बाद कुतुब शाह के पास, मतलब आज का हैदराबाद, उस समय का भागा नगर, उसके साथ मिलने गए थे, क्योंकि ये उनका चल रहा था कुतुब शाह और हम मिलके दक्कन में हम राज करेंगे, मुगलों को यहाँ आने नहीं देंगे नॉर्थ में, सॉरी साउथ में। तो ये जब महाराज मिलने गए थे, 10-12 हजार की फौज लेके गए थे, और उसमें कुछ ही लोगों को लेके कुतुब शाह को मिलने के लिए गए थे। अभी कुतुब शाह भी राजा था, और ये हमारा मतलब वो दिखाना चाहता था मेरे पास क्या क्या है। तो उसने देखा मेरे पास इतने हाथी है, इतने घोड़े है, ये है वो है, और सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे पास बहुत ज्यादा हाथी है। शिवाजी महाराज आपके पास कितने हाथी है? शिवाजी महाराज ने उनको जवाब दिया, मेरा एक एक मावड़ा एक एक हाथी के बराबर है। तो बोला ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोले हाँ आप आजमा के देखिए, मेरा एक एक मावड़ा एक एक हाथी के बराबर है। तो उसने बोला क्या आपका एक मावड़ा मेरे हाथी के साथ लड़ाई लड़ सकता है?
तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला कोई भी आप सिलेक्ट करो, वो आपके हाथी के साथ लड़ सकते। तो ऐसाजी कंग जो थे वो शुरुआत से छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ थे। उन्होंने बोला मैं लड़ूंगा ये हाथी के साथ। तो उस समय बहुत बड़ा ग्राउंड होता था, वो ग्राउंड के 4 कोनों में 4 छोटे छोटे दरवाजे होते थे और बुरुज होते थे। अगर कोई जान पे आ गई तो छोटे दरवाजे से अंदर चला जाएगा। और ऐसे बड़े हौद में एक मदमस्त हाथी को डाला गया जो दारू पिला के उसको भेजा गया था, और उसके सामने ऐसाजी कंग वो हाथी के साथ लड़ने लगे। आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, एक मदमस्त हाथी और उसके सामने एक 5.5 फुट का एक आदमी, हाथ में सिर्फ तलवार। जैसे ही ये स्टार्ट हुआ, हाथी उनको मारने के लिए दौड़ रहा था। 5 से 7 मिनट सिर्फ ऐसाजी कंग जी ने उसको चकमा दिया, उसको आजू बाजू से तलवार से मतलब उसको ये किया, और लास्ट में उन्होंने एक ही घाव में ये हाथी की सूंड काट डाली। जैसे ही हाथी की सूंड कट गई, ये हाथी जगह पे खत्म हो गया। मतलब ये लोगों में कितना बड़ा शौर्य तो था, लेकिन स्वराज्य के लिए कुछ भी कर गुजरने की उनमें कितना पैशन था, लॉयल कितने थे। ये एक एक मावड़ा, मतलब ये आप समझ सकते हो कि इन्होंने कितना जबरदस्त बलिदान दिया है। इसके आगे अगर हम देखते हैं, हम्बीर राव मोहिते, ये महाराज के अगले सर सेनापति थे, जो राज्याभिषेक के बाद 74 के बाद महाराष्ट्र में जो जिंजी तक मतलब मराठों का साम्राज्य लेके गए, यहाँ पे इनका सबसे मेजर रोल था। जो 45,000 की फौज लेके ये पूरे साउथ में गए थे और दक्षिण दिग्विजय किया था, जो इनके नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो बाजी प्रभु देशपांडे, ये बाजी प्रभु देशपांडे जो थे, जब पनाहगढ़ पे शिवाजी महाराज मतलब अटक गए थे, तो उस समय उनको विशालगढ़ जाना था। मात्र 700 लोगों के साथ बाहर निकले थे। और ये एक खिंड है जिसको आज की तारीख में पावन खिंड बोला जाता है। रात भर चल के आने के बाद 10,000 की फौज के सामने एक खिंड में 300 लोग खड़े थे, और 300 लोगों ने 10,000 की फौज को तब तक रोक के रखा जब तक शिवाजी महाराज विशालगढ़ पे नहीं गए, और वो इशारत की तोप जब तक नहीं हुई तब तक ये लड़ते रहे। 300 मावड़े, साथ में बाजी प्रभु देशपांडे, उनके भाई फुलाजी देशपांडे, ये सभी लोग वहां पे शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने शिवाजी महाराज को, मतलब ये 10,000 की फौज को रोक के रखा, 300 लोग, मतलब आज अगर हम ये सोचते हैं तो भी हमको ये बिलीव नहीं होता है, इतना जबरदस्त पराक्रम इन लोगों ने किया था। और एक नाम इसमें जोड़ सकते हैं, जीवा महाला। जब अफजल खान के साथ ये महाराज की भेंट थी, उस समय पे कुछ कंडीशंस थी कि आप साथ में कितने लोगों को लेके आ सकते हैं। 10-10 लोगों को लेके आ सकते हैं, लेकिन शामियाने के बाहर ये जो हम धनुर्बाण रहता है उसकी रेंज के बाहर खड़े करेंगे, और साथ में एक वकील रहेगा और एक अंगरक्षक रहेगा। अफजल खान के साथ उसका जो अंगरक्षक था उसका नाम था बड़ा सैयद, जिसको बोला जाता था सैयद बंडा, और उसका वकील था भास्कर कृष्णा जी भास्कर, अफजल खान का। ये जो बड़ा सैयद जो था, ये दान पट्टा होता है जो 10-12 फीट से भी हम मार सकते किसी को। ये चलाने में पूरे हिंदुस्तान में सबसे अव्वल था। और महाराज जो जीवा माला को लेके गए थे, ये भी दान पट्टा में माहिर था, लेकिन इसका इतना नाम नहीं था। वो जो भेंट हो रही थी उस समय जीवा माला को टारगेट क्या दिया गया था, ये भेंट होते समय जो भी हो रहा है उधर तुमको ध्यान नहीं देना है। शिवाजी महाराज क्या कर रहे हैं, अफजल खान क्या कर रहा है, आपको नहीं देखना है। जब भी अगर सैयद बंडा का हाथ उठेगा, वो हाथ आपको काटना है। और वैसे ही हुआ, जब वहां पे शिवाजी महाराज और अफजल खान का झटापट स्टार्ट हुआ, उस समय ये जो सैयद बंडा ने जो वो निकाला था दान पट्टा, वो कुछ करने से पहले हवा में ही ये जीवा माला ने उसका हाथ काट दिया। इसलिए मराठी में एक कहावत बन गई, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। मतलब ये छोटी चीज थी, लेकिन उनका स्वामी के प्रति निष्ठा देखिए और अपने काम के ऊपर फोकस देखिए कि मुझे काम क्या दिया है। मुझे काम ये नहीं दिया है कि कैसा चल रहा है, वो उधर अच्छा मिल रहा है एक दूसरे को तो चलो मैं तंबाकू खाता हूँ, इधर उधर जाके आता हूँ, ऐसा नहीं है। फोकस के साथ मेरा काम यही है, अगर इसका हाथ हिला मैं इसका हाथ काट दूंगा। और इसके बाद में एक आखिरी नाम जरूर लेना चाहिए, जिनका नाम था बहिर जी नाइक। ये जो महाराज का हेयर डिपार्टमेंट था, स्पाई, इसके मुखिया थे। जितनी भी लड़ाइयां लड़ी या जितने भी कारनामे ये सब मावड़ों ने किया, इसके पीछे जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती थी, ये पूरा का पूरा काम बहिर जी नाइक और उनके जो लोग थे वो करते थे। और इसकी वजह से
सभी मतलब जो भी मतलब मुहिमें हुई या जो भी वाकया हुए, इसमें सटीक रिजल्ट लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। देखिए ऐसे अनगिनत मामले हैं जिनकी अनगिनत स्टोरियां हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतनी ही बता पाऊंगा क्योंकि अभी हमारे पास और भी बहुत कुछ बताने जैसा है। कल है, परसों है और एक दिन है। तो आज का टॉपिक था हमारा सिलेक्शन ऑफ पीपल। मावड़ा ये ऐसे लोग थे जिनका विजन छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मैच होता था, जिनमें जबरदस्त पोटेंशियल था, जो अपने काम के प्रति पैशनेट थे, और सबसे इंपॉर्टेंट था ये सभी लोग लॉयल थे। देखो जब ये मैं पढ़ रहा था ना, वापस मैं उधर आता हूँ, ये नेटसप के साथ कैसे कनेक्ट होता है, मुझे नेटसप में इसका कनेक्शन क्या दिखता है, ये मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। देखो जब हम बोलते कि नेटसप स्टार्ट हुआ, तो क्या सुजीत सर ने पहले ज्वाइनिंग उनके चाचा के लड़के, मामा के लड़के या उनके कुछ रिश्तेदार या दोस्तों के ज्वाइनिंग किए? बिल्कुल नहीं। हम सब जानते हैं नेटसप के पहले डायरेक्ट सेलर कौन है, ज्ञानेश्वर दहितुले। क्या ये सभी लोग बहुत बड़े नेटवर्कर थे जो शुरुआत में आए थे? बिल्कुल नहीं। मतलब ये लोग नेटवर्किंग जानते थे, नेटवर्किंग करते थे, लेकिन उस समय जो भारत में बड़े बड़े नेटवर्कर थे वैसे नहीं थे, क्योंकि सो कॉल्ड बड़े बड़े नेटवर्कर को उस टाइम भी लग रहा था कि ये भी तो कोई बच्चों का खेल है, ये भी तो ऐसी कंपनी आई है, थोड़े दिन चलेगी बाद में खत्म हो जाएगी। तो सुजीत सर का जो सोच था, उसके साथ जो लोग जुड़े उनके साथ, ना कोई बहुत बड़ा नेटवर्कर था, ना कोई किसी का स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड था, ना ये सुजीत सर के रिलेटिव थे। तो कौन थे ये लोग? देखो हमारे पहले डायरेक्ट सेलर, हमारे सब जहां से हमारा नेटवर्क स्टार्ट होता है, दहितुले साहब, इनका एक खुद का छोटा इंडस्ट्री था, साथ में ये जॉब भी करते थे और नेटवर्किंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इनके पास था, लेकिन बड़े नेटवर्कर दहितुले साहब भी नहीं थे। इसके साथ अगर मैं मेरी बात करूं, मैं साड़ी का बिजनेस करता था और मेरे पास भी 2-3 साल का नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस था, लेकिन उस समय मुझे भी ज्यादा कोई लोग पहचानते नहीं थे या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। अगर मैं तीसरा नाम लूं वाटकर का, अजय वाटकर, ये शेयर ब्रोकर था, और लेकिन ये भी नेटवर्किंग के बारे में बहुत कुछ जानता नहीं था। लेकिन इसके बाद जो 3 लोग थे, विलास थोरात, संजय देशपांडे और महेंद्र साळवी, ये तीनों लोग नॉन बैंकिंग में नेटवर्किंग टाइप करते थे, लेकिन वो भी बड़े रैंक पे नहीं थे, वो भी एक छोटी रैंक पे ही थे। तो मतलब इनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा था क्या? था, लेकिन वो नॉन बैंकिंग वाला एक्सपीरियंस ज्यादा था, इन्वेस्टमेंट वाला ज्यादा था, नेटवर्क मार्केट का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। इसके बाद आता है सचिन कुलकर्णी, प्रोफेशन से इंजीनियर, और उसको भी बहुत कम नॉलेज था, मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस था नेटवर्किंग का। और एक हमारे साथ जो था, जो आज की तारीख में नहीं है, लेकिन हम उसको भूल नहीं सकते, रफीक शेख, जिसके पास भी थोड़ा बहुत डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस था। देखिए ये 8 लोग ऐसे थे ना जिनके पास बिल्कुल ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, किसी का भी स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, ना ये कोई सुजीत सर का रिलेटिव या फ्रेंड था। तो क्या ये लोग ज्वाइन होने के क्यों हुए, और इनकी वजह से इन्होंने मतलब ऐसा क्यों काम किया? मुझे वही वापस 4 पॉइंट ध्यान में आते जो सुजीत सर का विजन था, यही बिजनेस करे आपका हमारा नेक्स्ट जनरेशन। हम 8 लोगों ने कभी भी शॉर्ट टर्म विचार नहीं किया। ऑलवेज डे वन से हमारे भी दिमाग में यही है कि यही बिजनेस करे आपका हमारा नेक्स्ट जनरेशन। पोटेंशियल हमें शायद था जो सुजीत सर ने पहचाना, नेटसप ने पहचाना, वो पोटेंशियल आज हमको दिखाई देता है कि कितना बड़ा काम हुआ है। पैशनेट हम लोग थे क्या? थे, है, और मरते दम तक रहेंगे, क्योंकि आज भी हमको लगता है अरे प्रोग्राम करना है जबरदस्त, चलो क्या क्या कर सकते। जयतुल्य साहब रोज सेमिनार लेते, कितना पैशनेट है। और लॉयल तो 101% है, थे, क्योंकि हमको भी बहुत सारी कंपनियों ने बोला इधर आइए, ये देते, गाड़ी देते ना, घोड़ा देते, और इतना बड़ा कमीशन देते ना, इतना बड़ा पैसा देते। 21 साल में कभी दिमाग में विचार नहीं आया। और देखो ये इसका थोड़ा मैं अगर इसको एक्सपांड करने की कोशिश करूं, आज की तारीख में नेटसप में जितने मेंटर्स हैं, इनको अगर आप ऑब्जर्व करते हो, मतलब दहितुले साहब की टीम से रवि बेंकर और सतीश शेजुड़े, ये दोनों भी दहितुले साहब के रिलेटिव नहीं है, ये दोनों भी फ्रेंड नहीं है, लेकिन वो मेंटर है बिकॉज दहितुले साहब ने ये देखा कि अरे इनमें ये है पॉइंट्स। अभी अगर मैं मेरा एग्जांपल लूं, मेरे टीम में किरण लाटकर और सत्यान कदम 2 मेंटर्स है। सत्यान कदम तो मेरे नेटवर्क में बॉटम में बहुत नीचे है, किसान है, 10वीं तक की पढ़ा है,
लेकिन आज की तारीख में वो नेटसप में मेंटर है। क्यों है? क्योंकि मैंने भी देखा है सत्ता में वो पोटेंशियल है, वो विजन है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर मैं वाटकर की बात करूं, वाटकर की टीम में नट्टू भाई मेंटर है। नट्टू भाई वाटकर के रिलेटिव नहीं है, फ्रेंड नहीं है। वाटकर का जो नेटवर्क स्टार्ट हुआ उसमें गुजरात में नट्टू भाई काम करते थे, वलसाड़ में। और वाटकर को समझ में आया कि इनके पास पोटेंशियल है, इनको सपोर्ट करना चाहिए। वाटकर ने उनको सपोर्ट किया। नट्टू भाई का पोटेंशियल, उनका लॉयलिटी, उनका पैशन, आज नट्टू भाई भी मेंटर है। और हम मजाक में बोलते हैं कि हमारे सबसे यंगेस्ट मेंटर है, जिनसे हमको सबको प्रेरणा मिलती है। उसके बाद अगर हम देखते हैं विलास थोरात, विलास थोरात के पास आज रफीक होता तो वो एक मेंटर 101% होता। दुर्भाग्य से रफीक आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन किशोर परब, मुकेश चौधरी ऐसे दो मेंटर है जो उनकी टीम से आते हैं। किशोर परब जिसने मुंबई से स्टार्ट किया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में गया, नॉर्थ ईस्ट में नेटवर्क खड़ा किया, गुजरात में नेटवर्क खड़ा किया, अस्मिताओं का नेटवर्क खड़ा किया। मतलब वो भी थोरात साहब की टीम में बहुत नीचे है, लेकिन थोरात ने देखा इसमें पोटेंशियल है, इसमें पैशन है। वैसे ही मुकेश राजपूत महाराष्ट्र से उठ के राजस्थान गया, वहां नेटवर्क लगाया, बहुत अच्छा नेटवर्क लग गया, पूरा सो गया, वापिस लगाया उसने, मेंटर बन गया। क्योंकि देखो ये जरूरी नहीं है कि आपके नजदीक है, आपका रिलेटिव है, या जो आपका, मेरी भाषा में चमचागिरी करता है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। जिसमें विजन है, जिसमें पोटेंशियल है, जो पैशनेट है, जो लॉयल है, ऐसे लोगों के ऊपर आप जब फोकस करोगे ना, तो आप क्या, आपके नीचे भी मेंटर्स होने वाले। इसके बाद अगर मैं देशपांडे का एग्जांपल लेता हूँ, देशपांडे के नीचे बेसानिया है, दिनेश भाई बेसानिया, वो भी देशपांडे का रिलेटिव नहीं है। और वापिस देशपांडे और बेसानिया के बीच में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी बेसानिया में वो पोटेंशियल था जो देशपांडे ने देख के उनको आगे किया। इसके बाद अगर मैं आता हूँ सालवी, सालवी की टीम में तो सबसे ज्यादा मेंटर्स है। वहां पे किरण भोईरे, देबू है, कुंदन चौधरी है, गोपाल सिंह है, और हमारा डॉक्टर बेदान मलिक है। ये सभी लोग महेंद्र साहवी के रिलेटिव नहीं है, ये उसके दोस्त नहीं है, ये उसकी नेटवर्क में बहुत नीचे है। लेकिन जब ये नजर रहती है ना, एज, क्योंकि मुझे नेक्स्ट जनरेशन तक ये बिजनेस लेके जाना है, तो कौन ऐसे लोग हैं जब इन लोगों के साथ, मतलब इनको जब ऊपर लाया गया, इनको सपोर्ट किया गया, आज की तारीख में मेंटर है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सचिन कुलकर्णी, जिसकी टीम में अनिरुद्ध कुलकर्णी है मेंटर। अभी कुलकर्णी कुलकर्णी है तो लोगों को लग सकता है ये रिलेटिव है, बिल्कुल नहीं है। नेटसप में आने तक ये दोनों एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे। इसका मतलब, क्योंकि अनिरुद्ध कुलकर्णी का इंट्रोड्यूसर भी सचिन कुलकर्णी नहीं है, सिर्फ उसकी टीम में आया, लेकिन सचिन ने उसमें पोटेंशियल देखा। प्रशांत घाटगे जो सचिन की टीम से मेंटर है, जिसने रिकॉर्ड बनाया, वो भी नेटवर्क में बहुत डाउन में है, नीचे है, बीच में बहुत सारे लोग हैं। और उसने कितना इतिहास रचा ये सबको पता है। और उसके नीचे गुरु लिंगया, जो हमारा आज का 23rd मेंटर है नेटसप का, उसने भी तो कितने इतिहास बनाए, कितने रिकॉर्ड तोड़े, सबको पता है। इन शॉर्ट में आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब तक आप उस टाइप के लोगों का सिलेक्शन नहीं करोगे, तब तक ये नेटवर्क फैलने वाला नहीं है। देखो ये तो मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट टीम की बात करता हूं, क्योंकि सिर्फ नेटवर्क होने से नहीं चलेगा ना, मैनेजमेंट का टीम भी कैसे होना चाहिए। तो वहां पे अगर हम देखते हैं, जिसको हम और स्ट्रक्चर नेटसप का बोल सकते हैं, सुजीत सर है, संजय सर है। अभी इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो टीम है, अभी इनको भी मैं मावड़ा ही बोलूंगा, ये नेटसप के मावड़े हैं। देखो ये मैनेजमेंट के मावड़े हैं। अभी इसमें अगर हम देखते हैं, केतन सर है, प्रदीप सर है, लक्ष्मी मैडम है। क्या ये तीनों सुजीत सर के रिलेटिव है या फ्रेंड है? लेकिन इनमें वो पैशन, विजन, पोटेंशियल है। इसके नीचे अगर हम देखते, शरद सर है, जनरल मैनेजर। फिर हम देखते क्लस्टर मैनेजर से 3, अभी सभी के नाम नहीं लिख सकते, जोनल मैनेजर से 7, और अस्मिता मैनेजर, रीजनल हेड, रीजनल मैनेजर, ऐसा बहुत बड़ा टीम है। और ये पूरा टीम जो है ना, ये भी रिलेटिव फ्रेंड नहीं है, ये सब में सेम विजन है, यही बिजनेस करे आपका हमारा नेक्स्ट जनरेशन। ये सभी लोगों में पोटेंशियल है, ये सभी लोग पैशनेट है। आप जिस जिस एरिया में काम करते हो, आप मैनेजर को कौन से टाइम पे फोन करते हो, और मैनेजर आपको कितना सपोर्ट करते हैं 24 आवर्स। वाई? क्योंकि वो विजन से मैच है। क्यों सपोर्ट करते हैं? बिकॉज उनको भी वो, उनमें वो पोटेंशियल है जो कंपनी ने समझा है, वो भी पैशनेट है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो भी सभी लोग लॉयल है। देखो ये मैं जो कनेक्शन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं,
शिवाजी महाराज का एक विजन स्वराज्य से बन गया साम्राज्य। इसमें इंपॉर्टेंट कड़ी आती है सिलेक्शन ऑफ पीपल। शिवाजी महाराज ने ये नहीं देखा कि ये मेरा रिलेटिव है या मेरा फ्रेंड है या मेरा सब बातें सुनता है। उन्होंने ये देखा ऐसे कौन लोग हैं जिनको लेके मैं स्वराज्य खड़ा कर सकता हूँ। अगर इसका कनेक्शन हम नेटसप में देखते हैं, सुजीत सर ने भी ऑलमोस्ट वही किया है। उन्होंने भी यही देखा है क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाना है तो हमको भी उस टाइप के लोग चाहिए। सभी हम 7-8 लोगों ने भी वही काम किया कि ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करेंगे, ऐसे लोगों को हम आगे लेके आएंगे जिनकी वजह से ये बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगा। और देखो आज की तारीख में नेटसप में जितने मेंटर्स हैं, अभी हम 8 लोग छोड़ दो, रवि वेंकर से लेके गुरु लिंगया तक, अगर आप इन सभी लोगों को सही तरीके से ऑब्जर्व करते हो तो आपको 101% ये सभी लोगों में भी यही पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे। वो कोई भी काम कर रहे हैं वो विजन के साथ काम कर रहे हैं, छोटा काम नहीं कर रहे, शॉर्ट टर्म गोल के लिए काम नहीं कर रहे, नेक्स्ट जनरेशन लेके जाना है इसलिए काम कर रहे हैं। अगर इनका पोटेंशियल देखेंगे तो मेरे हिसाब से अभी तक अंडर यूटिलाइज है। ये लोग पूरे हिंदुस्तान को और भी आग लगा सकते हैं। पैशनेट कितने हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप इनके नीचे काम करते हो, इनका शेड्यूल मुझसे ज्यादा आपको पता है। और लॉयलिटी में कोई भी सवाल खड़ा नहीं हो सकता है। देखिए जब ऐसा टीम बनता है ना तो रिजल्ट 101% आता है। तो ये जो मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा था इतिहास का आधार लेके, छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र से मुझे जो समझा कि मावड़ा कौन, वैसे ही ऑलमोस्ट सिमिलर नेटसप में हुआ है, वैसे ही नेटसप के मेंटर्स ने किया है। देखो ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, भारत नहीं कोई दुनिया की कोई भी कंपनी ऐसा कनेक्शन नहीं लगा सकती क्योंकि वैसा प्रामाणिक विचार नहीं है। वैसे मावड़े मिलना इम्पॉसिबल है जो नेटसप में पॉसिबल हो गया है। और अभी आप सभी को भी अपना खुद का आर्थिक स्वराज्य बनाना है, आप सभी को भी अपना अपना आपको मेंटर बनना है। तो आपका भी सिलेक्शन ऑफ पीपल क्या होना चाहिए, आपका टीम कैसे होना चाहिए, इसके बारे में आपको आगे का गाइडलाइन देने के लिए मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ हमारे सबसे यंगेस्ट मेंटर सचिन कुलकर्णी। ओवर टू यू सचिन। थैंक यू सुग्रे साहब। आवाज क्लियर है मेरा? हेलो? यस क्लियर। ओके ठीक है, चलिए बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का जो ये हमारा टॉपिक है मावड़ा यानी सिलेक्शन ऑफ पीपल, क्योंकि जैसा सुग्रे साहब ने आपको बोला कि अगर आपको स्वराज आगे लेके जाना है तो इसके लिए टीम का होना बहुत जरूरी है। तो इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा एक्साइटमेंट की बात करते हैं। आप सब लोग जो हम लोग देख रहे हैं कल से आज की अगर बात करें तो प्रोग्राम टाइम पे यानी सिर्फ मुझे लगा मैसेज आया था 3:05 पे, लेकिन ये उससे भी 2 मिनट मेरे ख्याल से पहले ही शुरू हुआ था। हाउसफुल है। और कल की अगर हम लोग बात करें तो कल के व्यूज जो है इस प्रोग्राम के जो लाइव देख रहे थे और आज तक मैं जिसको देख रहा था तो 4,000 से भी ज्यादा लोग कल इसको देख रहे थे। सो एक बड़ा एक्साइटमेंट सब में है, हम में भी है, आप में भी है। और ये एक बात को दर्शाता है कि हम लोगों में वो कॉन्फिडेंस अभी आया है कि ये प्रोग्राम अगर हम लोग ठीक से सुनते हैं, सीरियसली सुनते हैं, तो हमारी जिंदगी में भी वो बदलाव आ सकता है जो हम लोगों ने पहले दिन इसको बोला था। अभी एक चीज आप देखिए कि जैसा ये आज की शुरुआत हुई थी कि जब ये स्वराज शुरू किया था, कुछ चंद लोगों को लेके इसकी शुरुआत की थी, तो ये शिवाजी महाराज को सब लोग बच्चा बच्चा बोलते थे कि ये बच्चा क्या करेगा, ये बच्चा क्या करेगा। इसको कोई सीरियसली नहीं लेते थे, ये कुछ नहीं करने वाला, ये छोटा सा जितना इनकी जागीरी थी इतनी ही उन्होंने ये स्वराज को किया है, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। यानी आप किसी से भी अगर पूछते हो तो सब लोग इनके ऊपर हंसने का काम करते थे, सब लोग हंसते थे कि ये कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला। लेकिन एक चीज जो है वो आप भी ध्यान रखिए, ये आपके बारे में भी होता है, हम पे भी होता है, आप पे भी होता है। बहुत सारे लोग हमें भी हंसते हैं कि ये क्या कर रहे थे, अभी तो नहीं हंसते, खैर पहले हंसते थे। आप में भी अभी जो शुरू कर रहे हैं नए नए लोग हैं उनके ऊपर भी लोग हंसते रहेंगे कि ये कहाँ क्या कर रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है वगैरह वगैरह। तो एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि जब ये जग जिस पर हंसा है, जब ये जग जिस पर हंसा है उसी ने तो इतिहास रचा है। और ये इतिहास हमें रचना है तो लोगों के ऊपर फोकस नहीं करना है,
अपना अगर विजन क्लियर है, जो हमारा कल की बात हो गई थी कि इफ आवर विजन इज क्लियर, तो हम लोग एक सही डायरेक्शन से हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, हम लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ये करने के लिए एक चीज जो कल भी मैंने बोली थी, परसों भी मैंने बोली थी, कि इसको एक स्टोरी टेलिंग की तरह मत देखिए। हम जब भी कोई इंसिडेंस से बात, हम लोग कोई इंसिडेंस आपके साथ शेयर करेंगे, तो उस जगह पे खुद को रख के देखिए कि अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं किस तरीके से करता। क्योंकि शिवाजी महाराज, ये एक राजा करके हम लोग नहीं देख रहे, हम लोग शिवाजी महाराज, इनको हम लोग एक नेटवर्कर, एक लीडर करके देख रहे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा किया था, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्वराज। और ये जो इंडस्ट्री खड़ा किया था, वो इंडस्ट्री खड़ा होने के बाद इनको लोग बोलते थे कि ये जानता राजा है, यानी ये ऐसे राजा है जिनको सब लोग जानते हैं, मानते हैं, और ये सबका ध्यान रखते हैं। तो आपको भी अगर वो जानता राजा बनना है, तो हमें भी एक टीम लगेगी उसके लिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री हमारी है। जैसा कल हम लोगों ने बात किया था, ये हम लोग नेटसर्फ का काम नहीं कर रहे, हम लोग खुद का बिजनेस चला रहे हैं। और ये खुद का बिजनेस अगर हमको चलाना है, तो इसके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, तो विजन और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म गोल के बाद तो वो आता है एक टीम की। क्योंकि इंडस्ट्री बिना टीम के चलती नहीं है, बिना लोगों की इंडस्ट्री कोई भी नहीं चलती है। तो हमें अगर वो टीम की जरूरत है, देखिए अगर आप एक सोच के देखिए कि एक आपका एक इंडस्ट्री है, कोई भी आप बोलिए कि इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं, वहां पे एक यूनिट होता है जिस इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, वहां पे अगर आपका इंडस्ट्री है, तो वो इंडस्ट्री चलाने के लिए क्या होना चाहिए? आपकी इंडस्ट्री को कंपाउंड होता है, उसके सामने गेट होता है, तो एक गेट कीपर चाहिए, वॉचमैन चाहिए, अंदर जाने के बाद साफ सफाई करने वाले लोग चाहिए, उसके बाद जो आपकी मशीन होती है उसके ऊपर काम करने के लिए वर्कर चाहिए, उन वर्कर के ऊपर ध्यान रखने के लिए आपके पास सुपरवाइजर्स का होना जरूरी है, वो सुपरवाइजर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो ध्यान रखने के लिए मैनेजर्स का होना बहुत जरूरी है। और ये मैनेजर्स अलग अलग बिजनेस, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं, इनके ऊपर रखने के लिए कोई प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और फिर उसके ऊपर आप एज अ इंडस्ट्री के मालिक, ऐसा ये एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा एक टीम होता है। अगर ये टीम नहीं है तो क्या होगा, आप थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखिए कि आपका मर्सिडीज है, आप लेके आए, और गेट के पास आपका मर्सिडीज अगर रुकता है, आपके पास टीम बिल्कुल नहीं है, तो आपको उतरना पड़ेगा, दरवाजा खोलना पड़ेगा, खुद को ही सैल्यूट मार के लेना पड़ेगा, वापस गाड़ी अंदर आएगी, दरवाजा बंद कर लेंगे, अंदर आएंगे, आप मर्सिडीज पार्क करेंगे, उसके बाद उतरेंगे, आपका ब्लेजर सूट निकाल के रखेंगे, झाड़ू हाथ में लेंगे, पूरा आपका जो इंडस्ट्री है वो पूरा आप उसको झाड़ू लगाएंगे, पोछा मारेंगे, उसके बाद वो आप एप्रन डालेंगे, मशीन पे जाएंगे, काम करेंगे, वो निकाल के रखेंगे, बाद में वापस आएंगे, और ऐसा करके सुपरवाइज करेंगे, उसके बाद मैनेजर का रोल, यानी इतने सारे रोल करने के बाद फिर आप आपके केबिन में जाएंगे, आपका एसी चालू करेंगे, और फिर आप ब्लेजर पहन के, आपका सूट पहन के बैठेंगे। यही चीज बहुत बार नेटवर्क में भी होता है, अपने 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 से बहुत सारे लोगों के साथ भी होता है। क्योंकि उन लोगों का फोकस, जैसा कल भी मैंने बोला था, कि इनका फोकस टीम के ऊपर नहीं होता है, लोगों के ऊपर नहीं होता है, इनका फोकस होता है मेरा कैसे होना चाहिए। और ये मेरा कैसे होना चाहिए, इसके चक्कर में क्या होता है कि हम लोग कभी भी टीम के ऊपर फोकस नहीं करते, हम लोग टीम बिल्डिंग के ऊपर कभी फोकस ही नहीं करते। तो लोग आते हैं निकल जाते हैं, आते हैं निकल जाते हैं, और हमको ही बार बार वो काम करने पड़ते हैं जो शायद हम लोग अगर टीम बनाते हैं तो वो टीम करती थी। देखिए, आप में से अगर ये बात को आप समझेंगे ठीक से, तो आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि मुझे किसी का जरूरत नहीं है, ना मुझे टीम का जरूरत है, मैं वन मैन आर्मी हूं, मैं यहां से आज से मेरा करोड़पति कैप जो भी है मैं खुद के बलबूते पे करूंगा। मुझे नहीं लगता आप में से एक भी आदमी ऐसा रहेगा कि वो ये बोल सकता है। और ये टीम कैसा होता है, जरूरी नहीं है। देखो, एक और जो बहुत बड़ी गलतफहमी हम लोगों में है कि बड़ा नेटवर्क कराना चाहिए तो बड़ा टीम लगता है, बड़ा नेटवर्क आएगा तो फटाक से टीम लगेगा, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अभी भी देखा, मावले जो स्वराज की शुरुआत हुई थी, वो सारे जो लोग थे, बहुत सारे लोग तो शिवाजी महाराज के बचपन के दोस्त थे, जिनके साथ बचपन से शिवाजी महाराज खेलते थे, बाकी सब चीजें करती थी, उन्हीं लोगों को उन्होंने उसमें से पोटेंशियल सिलेक्ट करके उन लोगों को ही उन्होंने टीम में लिया था, वही तो उनके मामले थे। तो ये हमें भी ये लागू होता है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई बड़ा नेटवर्कर ही मेरे पास आएगा तो ही मैं बड़ा टीम लगा सकता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप नेटसर्फ के भी बारे में देखते हैं, वो भी आपको सुग्रे साहब ने बहुत अच्छी तरीके से आज बोला है कि ये जितने भी नेटसर्फ के शुरू के 7-8 लोग थे, इनमें से भी कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस वाला नहीं था। लेकिन आज की तारीख में अगर आप बोलते हो, ये 20 साल होने के बाद, हम तो 20 साल पहले नेटवर्कर नहीं थे, लेकिन आज अगर हम बोलते हैं तो
आज भारत की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की कोई भी बड़ा नेटवर्कर के सामने बैठ के हम लोग इतना कॉन्फिडेंट है कि हम लोग वो नहीं, उसके कंपनी के मालिक को भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज वो चीज हो गई है, लेकिन उस जमाने में नहीं थे। तो आपके पास भी टीम है, इसका ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये लोग एक्सपीरियंस ही होने चाहिए। लोग अगर पैशनेट है, लोगों में अगर आगे बढ़ने की जिद है, लोगों में कुछ कर दिखाने की चीज है, तो उन लोगों को हमें सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए वो नजर रखना बहुत जरूरी है। अभी शिवाजी महाराज की बात चल रही है, तो उनके पास वो नजर थे, वो लोगों को पहचानने में बहुत माहिर थे। वो बराबर से लोग उनकी क्वालिटी वो बराबर से पहचानते थे, और उस आदमी को वो बराबर से वो रोल देते थे जो करने में वो एक्सपर्ट है। और वो आइडेंटिफिकेशन जो होता है, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल, वो टीम बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन बोलिए, आइडेंटिफिकेशन बोलिए, वो होना बहुत जरूरी है। वो एक टीम का बनना बहुत जरूरी है, और वो टीम में एक कॉमन गोल देना भी बहुत जरूरी है। जैसा मावले जो बोलते थे, मावले बोलते थे कि ये शिवाजी महाराज का नहीं है, ये मेरा भी नहीं, ये प्रजा का राज है, ये स्वराज है, ये प्रजा का राज है, और प्रजा में मैं भी आता हूं, तो ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि इस राज्य को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो जैसा शिवाजी महाराज करते थे, जैसे एक लीडर करके हमें भी करना चाहिए। वो लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, उनमें कॉमन गोल, कॉमन विजन देना बहुत जरूरी है कि हम लोग एज अ टीम काम करते हैं, हम लोग एज अ एक इंडस्ट्री के एक हम लोग पार्ट करके काम करते हैं। तो एक कॉमन गोल से काम करना बहुत जरूरी है, एक कॉमन विजन रखना बहुत जरूरी है कि अगर मैं और आप मिलके करते हैं तो ये बिजनेस हम लोग बहुत आगे लेके जा सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी शिवाजी महाराज की खासियत क्या थी, वो लोगों को पहचानने में बहुत बड़े माहिर थे। और पहचानते कैसे थे, पहले वो देखते थे कि ये कौन है, ये क्या करता है, यानी ये कर क्या रहा है, उसमें से वो जो उसकी काबिलियत है उसको पहचानते थे, और बाद में सोचते थे कि इसको यूज कैसे किया जाए, इसकी काबिलियत, इसका जो हुनर है, इसको यूज कैसे किया जाए। एग्जाम्पल अभी आपको जो ये मावले सुग्रे साहब बोल रहे थे, उसमें एक जीवा महाला करके एक मावड़ा का उसमें उन्होंने वहां पे जिक्र किया था। वो ऐसा बोला भी जाता है, जैसा वो भी आपको बोल दिया था कि होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, यानी था जीवा करके बच गए शिवा, ऐसा बोलते थे। और वो किस्सा भी आप लोगों ने बोला था। तो वो मिला कहाँ पे था शिवाजी महाराज को, इंटरेस्टिंग है। वो शिवाजी महाराज जब किसी एक उसकी मावड़ियों की बारात में थे, तो बारात में जब कुछ लोग हुनर दिखाते हैं, वैसा ये जीवा महाला जो था, वहां पे वो जो दान पट्टा बोलते थे, वो दान पट्टा से जो नींबू होते थे, वो नींबू को हवा में फेंकता था, और वो दान पट्टा से हवा में ही उसको चीर देता था। तो ये कर्तव्य वो दिखा रहा था उस बारात में। तो वहां पे उसको शिवाजी महाराज ने आइडेंटिफाई किया, और उसके उनके साथ जो उनके जो अष्टप्रधान मंडल थे, उसमें से उनके जो प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, उसको उन्होंने बोला था कि इसको कल बुला लो दरबार में। तो उसको दरबार में बुला लिया, और उसको बोला कि आज से आपका ये स्वराज में आप जुड़ गए, अभी आज से आपका सैलरी स्टार्ट। तो बोला, वो उसके प्राइम मिनिस्टर बोलते थे अभी ये सर लेंगे तो, लेकिन इसको करना क्या है महाराज। तो बोले क्या करना है वो बात की बात है, इसमें हुनर है, इसको ले लो अंदर। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को शिवाजी महाराज अपनी टीम में भर्ती करते थे। जैसे अभी ये काम कैसे आ गया, तो जब अफजल खान की बारी आई, तो 10 फीट के दूरी से जो आदमी शिवाजी महाराज के ऊपर वार कर सकता था, उसका हाथ थोड़ा सा भी हिला तो ये जीवा महाला ने उसका हाथ तुरंत वहीं पे काट दिया। अगर वो बारात में उसको नहीं उठाते थे, उसको पहचानते नहीं थे, तो शायद इस टाइम शिवाजी महाराज को मुसीबत होती थी। तो ये आदमी क्या कर सकता है, ये बात की बात है। वो क्या कर रहा है ना, उसकी हुनर क्या है, वो पहचानना बहुत जरूरी है। फिर उसको कहां पे यूज करना है, वो बात की बात है। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए, हम लोग पहले क्या करते हैं ना, हम लोग लोगों का इस्तेमाल करने की बात करते हैं। हम लोगों को क्या लगता है, देखिए कि ये अभी पाथफाइंडर की बात करते हैं। अब ये पाथफाइंडर जो है वो क्या है एक्चुअली, अगर पाथफाइंडर को हम लोग ठीक से देखते हैं, तो पाथफाइंडर एक सिस्टमैटिक करियर पाथ कंपनी ने आपको दिया है, एक करियर पाथ है। अगर इसको आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट की, एक लीडर के तरीके से देखते हैं, तो ये क्या है पाथफाइंडर, राइट फ्रॉम L1 टू कैप अचीवमेंट, वो पूरा एक पाथ कंपनी ने आपको बना के दिया है। और वो पाथ इस तरीके से है कि इस पाथ में मेरा दुबई ऐसा नहीं चाहिए, मेरा फास्ट ट्रैक ऐसा नहीं चाहिए। इस पाथ फाइंडर का यूज मैं एज अ लीडर, मैं एज अ शिवाजी महाराज की जैसा वो स्वराज बनाना चाहते थे, ये मेरी टीम है, ये पाथ फाइंडर को लेके मैं मेरी टीम कैसे क्रिएट करूं
इस तरीके से अगर आप इस पाथफाइंडर को देखते हैं तो ही आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ये क्या है पाथफाइंडर? L1 टू L1 से लेके कैप अचीवमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोगों को करना होता है हमारा दुबई। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये दुबई मेरा अगर होना चाहिए तो मैं कितने बकरे ढूंढता हूं। अब ये थोड़ा सा शब्द गलत है लेकिन ये हम लोग करते हैं इसलिए मुझे बोलना पड़ा। हम लोग बकरे ढूंढ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सुपर 6 कितने लोगों का होना चाहिए, फिर उसको चाबी मारते हैं, फिर उसको L2 के लिए चाबी मारेंगे, फिर उसको L1 के लिए चाबी मारेंगे। या फिर हमारा अगर फास्ट ट्रैक है तो हम लोग देंगे 2-4 दुबई हो जाएंगे तो मेरा भी फास्ट ट्रैक निकल जाएगा, उसको दुबई कर देंगे। तो हम लोग उल्टा कर रहे हैं। हम लोग पहला इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं और फिर हम लोग वो देख ही नहीं रहे कि वो आदमी में पोटेंशियल कितना है। वो अगर बारात में नींबू कट रहा है तो हम लोग अगर उससे उतना ही काम करके लेंगे तो वो आगे नहीं जाने वाला है, लेकिन उसके हुनर का अगर सही तरीके से इस्तेमाल करके लेंगे तो वो हमारी जान भी बचा सकता है। तो इस तरीके से ये होना चाहिए। हम लोगों को लोगों का इस्तेमाल करके नहीं लेना है कि बहुत बार देख, आपको भी पता है, आप कितने लोगों को इसके पहले भी आपने क्लब नेट सर्फ किए रहेंगे, इस बार के हुए क्लब नेट सर्फ कितनी बार अगली बार के क्लब नेट सर्फ तक आपके साथ जुड़ते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये अगर नहीं होता है तो आप बस पे आउट निकाल रहे हैं, आप बस टर्नओवर बढ़ा रहे हैं, आप टीम डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, आप पाथफाइंडर का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो वे अचीवमेंट प्लान जो होता है ना वो आप नहीं कर रहे। L1 टू कैप अचीवमेंट, आपके पास जो लोग आते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपके पास अगर 10 L1 आ गए तो 10 के 10 अच्छे होने चाहिए, 10 के 10 अगर अच्छे निकलने चाहिए, नो डाउट ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन उसमें से जिन लोगों को करना है, जिनकी करने की इच्छा है, जो आगे तक विजन रख सकते हैं या फिर जिनमें कैपेसिटी है, उनको ही सिलेक्ट करके आप L2 कर सकते हैं। उनका ही बाद में आप क्लब नेट सर्फ कर सकते हैं, वो सुपर 6 हो सकता है। उसके बाद उसी को आप बाद में फास्ट ट्रैक में लेके आ सकते हैं, उसका फास्ट ट्रैक आप मेंटेन करके जा सकते हैं। तो यही लोग हैं जो छोटे छोटे लोग हैं, विदाउट एक्सपीरियंस लोग हैं, ये कल जाके बहुत बड़े नेटवर्कर बन सकते हैं। तो ये अचीवमेंट प्लान आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन होने के बाद पाथफाइंडर जो आता है, तो पाथफाइंडर में कौन से लोग किस तरीके से इनको आगे लेके जाने के लिए हमको कहां कौन से लोग हैं, किन में क्या क्या पोटेंशियल है, वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हमें खुद के लिए इस्तेमाल करके नहीं लेना है, हमें उसका अचीवमेंट करके लेना है। और उसके अचीवमेंट के लिए उसका अचीवमेंट का प्लान होना बहुत जरूरी है। वो प्लान भी हमको करना है कि ये L1 होता है, अगर इसमें पोटेंशियल है तो इसी का L2 भी होना चाहिए। उसके लिए थोड़ा शायद हमें परिश्रम ज्यादा करना पड़े, लेकिन अगर आप आज परिश्रम करते हो, उसको L1 से लेके L2 करते हो, उसी का क्लब नेट सर्फ करते हो, उसी को फास्ट ट्रैक में डालते हो, तो वो थोड़े से परिश्रम आज जो आप ज्यादा करोगे, कल अगर वो लीडर बन गया तो उसके बाद आपको उसके साथ कुछ नहीं करना है। वो अपना अपना काम करते रहेगा और वो आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो तो आपको मिलते ही रहेगा। तो एक आप पौधा अगर समझिए, छोटा पौधा, आप उसको थोड़ा बड़ा बनने तक आपको मेहनत करनी है। एक बार वो एक हद से ज्यादा बड़ा बन गया, उसके बाद उसको देखने की जरूरत नहीं होती है, वो तो अपने आप ग्रो करता है क्योंकि उसमें उतनी ताकत आ जाती है। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। टीम वर्क इज इक्वल टू ड्रीम वर्क, ऐसा बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल के मैं बोलता हूं आपको कि एक आदमी की वैल्यू कितनी होती है। मैं आपको अगर एक सेब देता हूं और मैं बोलता हूं इसको आप काटिए और इसमें कितने बीज है वो आप मुझे गिन के बोलिए, तो आप में से हर एक आदमी मुझे वो काट के उसमें से बीज निकाल के बोल सकता है कि इसमें 4-8 बीज तो है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि उस 4-8 बीज में से एक बीज आप लगाइए, उसको बोइए और वो उसको पेड़ में कन्वर्ट, उसको पेड़ बनने दीजिए और वो उसके बाद उसको कितने सेब लगेंगे ये आप मुझे बोलिए, तो आप में से एक भी आदमी मुझे नहीं बोल सकता कि एक बीज में से कितने सेब आ सकते हैं। तो यही एक बीज यानी अपना L1 भी होता है। तो उसको एक सेब का बीज करके सेब खाया और बीज को हम लोगों ने फेंक दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग बहुत बार मिस्टेक यही करते हैं, सेब खा लेते हैं, बीज को फेंक देते हैं। लेकिन वो अगर एक एक बीज, एक एक L1 अगर हम लोग उसका पेड़ लगाते हैं तो एक बीज से कितने सेब यानी एक L1 से कितने और लोग आ सकते हैं, ये आप और मैं नहीं बोल सकते। इसलिए वो एक एक आदमी का वैल्यू समझिए। टीम वर्क इज इक्वल टू ड्रीम वर्क, इसको देखिए। एक्शन प्लान बनाइए। आपका एक एक्शन प्लान होना बहुत जरूरी है। देखिए महाराज ने 15 साल की उम्र में, जब ऐसा बोलते ना, वो अभी जैसे प्रमोद सर ने आपको बोला कि ये बच्चा था जब इन्होंने स्वराज की शपथ ली, तो सही में बच्चे थे, 15 ईयर्स का एज था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं है कल उसको डिसाइड हो गया और आज जाके उन्होंने स्वराज की शपथ ली, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। 12 साल की उम्र से लेके 15 साल की उम्र तक 3 साल वो सह्याद्री के हर वो पर्वत पे, हर वो पहाड़ पे,
हर वो खिंड जिसको बोलते हैं, यानी दो माउंटेन्स के बीच में जो पास होता है, वो हर एक खिंड में जाके वो पूरा पूरा सब सर्वे करके बाद में सारा एक्शन प्लान रेडी करके बाद में उन्होंने शपथ ली थी। तो हम लोग अगर कुछ करते हैं, जैसा कल हमने बात की थी हम लोगों ने, तो वो ब्लूप्रिंट क्या आपके पास रेडी है? एक्शन प्लान इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट। आपके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक ब्लूप्रिंट का होना बहुत जरूरी है। तो क्या मेरे पास वो ब्लूप्रिंट है? ब्लूप्रिंट अगर है, फिर उसको एग्जीक्यूशन कैसे करना है, लोगों की अचीवमेंट कैसे करनी है, इसके ऊपर फोकस करना है। और लोगों की अचीवमेंट यानी एग्जीक्यूशन आप तभी कर सकते हो जब आपकी नीति सही होगी। देखिए, ये करने के लिए, एक लीडर बनने के लिए 3 N का होना बहुत जरूरी है। N फॉर नेटसर्फ, तो 3 N का होना बहुत जरूरी है। पहला N होता है नाता। आपका टीम के साथ रिलेशन कैसा है, आपका नाता कैसा है, वो बहुत मायने रखता है। दूसरा N होता है नीति। आपकी नीति कैसी है? आप खुद के लिए काम कर रहे हो, दूसरों को काम पे लगा रहे हो, ये आपकी नीति है, तो आपके साथ कोई जुड़ने वाला नहीं है, आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म विजन रख के काम करने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपकी नीति सही है तो आपके लिए लोग खुद का कंधा भी देंगे कि आप यहां पैर रख के आप ऊपर जा सकते हो। तो नाता आपका कैसा है, नीति आपकी कैसी है, और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको बड़ी टीम क्रिएट करनी है तो आपका तीसरा N बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका नियंत्रण कैसा है। तो नाता कैसा है, नीति कैसी है, और आपका नियंत्रण कैसा है, ये डिसाइड करेगा कि जो आपका ब्लूप्रिंट है उसको आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो और किस तरीके से लोगों की आप अचीवमेंट करके लेते हो। और लास्ट का जो टॉपिक है, अपग्रेड करना। और मैं बोलता हूं अपग्रेड योर डाउनलाइन यहां पे लिखा है, लेकिन खुद को पहले अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपग्रेड नहीं होंगे, हम हमारी टीम को अपग्रेड करने के लिए बोलने का अधिकार नहीं रखते हैं। क्योंकि एक कहावत है इंग्लिश में, पीपल डोंट डू व्हाट यू से, पीपल विल ऑलवेज डू व्हाट दे सी। आप क्या बोलते हो वो लोग नहीं करते हैं, लोग हमेशा वही करेंगे जो वो देख रहे हैं। आप घर पे सोओगे और उसको बोलोगे जा 5-5 कॉल कर और तू तेरा फास्ट ट्रैक निकाल, तेरा दुबई निकाल, तो वो नहीं देखेगा, आप वो करेगा नहीं, क्योंकि आपने उनको बोला है। वो देखता क्या है कि ये तो घर में बैठा है, तो वो भी घर पे बैठेगा और उसके नीचे वाले को बोलेगा जा तो फील्ड पे 5 कॉल कर और तेरा L1 निकाल। तो यही आदत लगेगी, यानी ये गलत सिस्टम लगेगी। ये अपग्रेड हम लोग टीम को नहीं कर सकते हैं। और एक बार उसको समझ में आ गया ना कि इसका मेरे साथ ना तो नाता है, ना इसकी नीति अच्छी है, और ना ये नियंत्रण रख पा रहा है, तो वो बाद में, देखिए नेटसर्फ अच्छा उसको पता है, लेकिन उसको एक समझ में आ जाएगा कि यार ये मेरा लीडर जो है ना, ये येड़ा है, ये पागल है। तो नेटसर्फ अच्छा है लेकिन इसके जैसा मुझे नहीं बनना है। तो लोग क्या बोलते हैं मालूम बाद में, तो लोग बोलते हैं कुछ नहीं बनूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं इसके जैसा नहीं बनूंगा। तो पीपल डोंट डू व्हाट यू से, पीपल विल ऑलवेज डू व्हाट दे सी। तो अगर आपको लगता है कि मेरी टीम अच्छी होनी चाहिए, तो वो सारे अच्छे गुण पहले आपके खुद में आने बहुत जरूरी है। अगर आप में आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी टीम में पास होने वाले हैं, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। देखिए बहुत बार होता है ना, हम लोग बहुत लोगों से सुनते हैं कि मेरे टीम में तो कोई काम ही नहीं करता है, मेरे टीम में कोई काम का ही नहीं है। तो आप मुझे बोलिए, क्या आपका नाता अच्छा है, क्या आपकी नीति अच्छी है, क्या आपका नियंत्रण अच्छा है? देखिए एक माँ बाप अगर जाके किसी फंक्शन में जाके बोलते हैं मेरा बच्चा बिगड़ गया है, तो वो बच्चे को गाली नहीं दे रहे, असल में वो खुद को गाली दे रहे, क्योंकि वो बच्चे की परवरिश करने वाले वही लोग हैं। तो जब एक लीडर बोलता है कि मेरे टीम में कोई काम नहीं करता, मेरे टीम में ये आदमी खराब है, तो इसका मतलब वो आदमी खराब नहीं है, कि वो परवरिश जिस लीडर ने की है शायद वो लीडर का ही कुछ तो उसमें गलती है। तो वो हमेशा समझिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप नहीं लोगे तो आप अपग्रेड टीम को नहीं कर पाओगे। खुद को पहले करिए, बाद में उसको अपने आप हो जाएगा। नहीं तो हम भी उसके साथ प्रोसेस तो करते ही है, लेकिन वो करेगा जरूर, क्योंकि उसको समझ में आएगा कि यस मुझे भी इसके जैसा बनना है। क्योंकि आप करोगे, वो देखेगा, तो वो 100% वो भी करेगा। और इसी तरीके से एक टीम को ग्रो करना बहुत जरूरी है। देखिए शिवाजी महाराज ने पूरा जीवन उनका 3 चीजों के ऊपर बिताया है जो मुझे समझ में आता है। वो था विजन, मिशन एंड वैल्यूज। विजन क्लियर था, यानी उनका ध्येय जो था वो परफेक्ट था, वो कभी भी हिलता नहीं था। विजन क्लियर था, मिशन यानी हर योजना जो बनाते थे विथ ब्लूप्रिंट, विथ टारगेट, विथ एक्शन प्लान, विथ ब्लूप्रिंट, विथ पीपल आइडेंटिफिकेशन, और विथ बहिर्जी नाइक टीम। बहिर्जी नाइक टीम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो उनका गुप्तचर हेड था, वो गुप्तचर की संगठना थी उनकी, और वो जो उनको इनपुट देते उनके हिसाब से वो करते थे। तो प्रॉपर सिलेक्शन था, और ये सब जो करते थे, इनकी हर एक मिशन जो था वो सक्सेसफुल इसीलिए होता था,
और तीसरी चीज जिसके ऊपर वो काम करते थे वो थी वैल्यूज, जिसको हम लोग मूल्य बोलते हैं या फिर जिसको हम लोग तत्व बोलते हैं। वो मूल्यों और तत्वों के साथ उन्होंने जिंदगी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए वो शायद शिवाजी महाराज थे, इसलिए वो शायद जानता राजा थे। और हमको भी अगर जानता राजा बनना है, हमें भी अगर कहना है कि यस मैं भी वो शिवाजी महाराज की जैसा जानता राजा बनना चाहता हूं, या फिर मुझे भी मेरी टीम ने बोलना चाहिए थी यस ये मेरा राजा है, तो इन सारी चीजों के जिसके ऊपर हम लोगों ने आज बात की है वो हमें हमारे अंदर इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है और वो चीज होना बहुत जरूरी है। तो कल हम लोग जब मिलेंगे तो कल बात हो गई थी वो विजन, वो ब्लूप्रिंट, वो लॉन्ग टर्म विजन, उसके साथ आज की जो बात हुई है वो सारी चीजें, सिलेक्शन ऑफ पीपल, वो बाकी की जो चीजें आज आपने नोट डाउन की है वो सारी चीजें करके आपको कल वापस आना है। और कल हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर मेरा विजन क्लियर है, अगर मेरे पास टीम आ गई है, मैंने सिलेक्शन ऑफ पीपल किया, आइडेंटिफाई बराबर टीम को किया है, उनके साथ मेरा नाता अच्छा है, मेरी नीति अच्छी है, मेरा नियंत्रण भी अच्छा है, तो फिर इनके साथ अब आगे क्या करना है। क्योंकि स्वराज करके तो नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक वो स्वराज को हम लोग सुराज में कन्वर्ट नहीं करते हैं तब तक वो एक्सपांशन होने वाला नहीं है, तब तक वो ग्रोथ होने वाला नहीं है। तो अभी ये टीम का ग्रोथ कैसे किया जाए, अभी इसको सुराज में कन्वर्ट कैसे किया जाए, इसको और बढ़ाया कैसे जाए, इसके ऊपर हम लोग कल के हमारे एपिसोड में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम हम लोगों ने रखा है स्वराज। तो ये स्वराज का सुराज कैसे करना है, विथ द हेल्प ऑफ आवर टीम, विथ द हेल्प ऑफ आवर नीति नियंत्रण नाता, तो ये हम लोग कल के टॉपिक में देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू प्रशांत सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे इन दोनों मेंटर्स ने, प्रमोद सुगरे सर और सचिन कुलकर्णी सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें मावड़ा और डाउनलाइन दोनों कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त तरीके से समझाई। इन दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस, थैंक यू। स्वराज्य हो या अपनी टीम हो, ये बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि वो हमारे फैमिली मेंबर्स हो, रिलेटिव्स हो या उनका बहुत बड़ा बैकग्राउंड हो। हमें क्या जरूरी है, हमें जरूरी है हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास विजन है, पैशन है, पोटेंशियल है और वो हमारे साथ लॉयल होने चाहिए। एक साधारण सा दिखने वाला मरहट्टा इतना रौद्र रूप धारण कर सकता है, ये समझने से पहले ये हमारे मरहट्टे दुश्मनों की आधी फौज को काट कर आते थे। वैसे ही हमारा ये कॉमन आदमी, हमारा ये आम डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा ये कॉमन डिस्ट्रीब्यूटर अपने अगर सही विजन के साथ आगे बढ़ता है, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है और एक परफेक्ट योजना बनाता है, तो नेटसप में भी वो बहुत ही जल्दी 100% सक्सेसफुल बन सकता है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें हमारा नेटवर्क बढ़ाना है, हमारी डाउनलाइन बढ़ाना है। उनमें से कुछ टैलेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है, जिसके लिए नेटसप ने ऑलरेडी हमें बहुत सारे टूल्स दिए हैं पाथ फाइंडर के माध्यम से। उनका सिलेक्शन करना है, चाहे फिर वो सक्षम अस्मिता के लिए हो, क्लब नेटसप दुबई के लिए हो, आइकॉन के लिए हो, फास्टैग के लिए हो या मिशन कैप के लिए हो। ये हमारे डाउनलाइन जिनका हमने सिलेक्शन किया है, उनका अचीवमेंट कैसा हो, इसके लिए हमें एक परफेक्ट एक्शन प्लान बनाना है, जिनके माध्यम से हम उनके गोल अचीव कर सकते हैं और हमारी टीम को भी एक स्ट्रेंथ दे सकते हैं। अभी कल अगर हम जो देखने वाले हैं सुराज, जिसमें जैसे सर ने बताया नाता, नीति और नियंत्रण के माध्यम से ये स्वराज्य को एक अच्छा सुराज्य कैसे बनाने वाले हैं, ये हम देखेंगे कल 3 बजे। सो मिलते हैं कल के दिन। अब थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। प्रमोद सर।